দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी लगभग हमारा खत्म ही हुआ है। अब थोड़ा सा जो है फॉर्मूला है वो करवा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, कैसे होगा फॉर्मूला बहुत सारा रहेगा, लेकिन उसमें से जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि हमें कितने सारी चीजों को किस तरीके से याद रखना है, ठीक है। पहले लास्ट दिन मैंने कुछ कंसेप्ट करवाया था। पहला तो मैंने सेट थ्योरी थोड़ा सा करवाया, ठीक है, क्योंकि उसका नॉलेज हमें आगे के क्वेश्चन के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक लास्ट दिन कवर किया था उस पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15.12 ये वाला पहले करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 15.12, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, the probability that an accountant's job applicant has a BCom degree, ठीक है। बोल रहा है कि कोई अगर अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब करना चाहता है, एप्लीकेंट मतलब अप्लाई करेगा जॉब के लिए, उनके पास बीकॉम का डिग्री है, मतलब अकाउंट्स के जॉब के लिए पोस्ट खाली है, लोग अप्लाई करने आ रहे हैं, तो वो एप्लीकेंट हो गए। तो उनके पास बीकॉम का डिग्री है, इसका प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन देखो ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बीकॉम का डिग्री रहेगा उनके पास, इसका चांसेस है 0.85, मतलब लगभग 85%। ये नॉर्मल सा बात है, देखो बीकॉम तो करेगा ही इंसान अगर उसे अकाउंटेंट का जॉब चाहिए, ये तो एक नॉर्मल बात है, ठीक है। अब उससे आगे क्या क्या कर सकता है वो तो बात का बात है। तो यहाँ पर बोल रहा है 85% चांसेस होता है कि उसका बीकॉम डिग्री है। that he is CA is 0.30, मतलब 30% चांस ऐसा होता है कि अकाउंट की जॉब के लिए अप्लाई किया है और उनके पास सीए का डिग्री है। that he is both बीकॉम एंड सीए, और ऐसा है कि बीकॉम भी किया हुआ है सीए भी किए हुए हैं, ऐसे 0.25 मतलब 25% चांसेस होता है। मतलब ये सब जो वैल्यूज दिए हुए हैं ना, लाइक 0.85, 0.30 एंड 0.25, ये सभी जो है ये हम लोग का क्या है, ये सभी जो है ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करके एक बार नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बीकॉम डिग्री, तो हम इसको सिर्फ ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम डिग्री, ठीक है, ये डिग्री का ही तो बात हो रहा है। ये हो गया 0.85 पी फॉर प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी किस चीज का, बीकॉम डिग्री का, ठीक है। पूरा लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ बीकॉम लिखा है। प्रोबेबिलिटी की सीए है, इसका चांसेस है 0.30, और दोनों ही चीज है, दोनों ही चीज है, इसका चांसेस है 0.25, ठीक है। अब दोनों चीज को हम लोग कैसे जो है एक साथ प्रोबेबिलिटी में दिखा सकते हैं, मतलब कॉमन कॉमन है, मतलब कोई एक इंसान वो बीकॉम भी किया है वो सीए भी किया है, कॉमन कॉमन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से। ये देखो लास्ट दिन मैंने इंटरसेक्शन ये सब बताया था, ये देखो यहाँ पर, ये आगे आगे वाले पीडीएफ में चला गया होगा, ये इंटरसेक्शन साइन है और एक यूनियन साइन होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो बीकॉम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, ठीक है। लास्ट क्लास के इसमें देखोगे तो पता चलेगा हम लोगों ने किया हुआ है। ये बीकॉम और सीए दोनों ही डिग्री है, ऐसे 0.25 चांसेस है प्रोबेबिलिटी। आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने लोगों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, 500 लोगों ने, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, एन ऑफ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एन ऑफ एस। एस का मतलब क्या था, टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 500, 500, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी, देखो अभी तक हम लोगों को पूछा जाता था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आंसर में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अभी हमें आंसर में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, हाउ मेनी मतलब कितने नंबर में आंसर निकालने हैं, मतलब कार्डिनल नंबर। इसीलिए तो लास्ट दिन हम लोग कार्डिनल नंबर पढ़ रहे थे। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने कार्डिनल नंबर पढ़ा ना, एन रिलेटेड डेटा पढ़ा, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एन ऑफ ए यूनियन बी, इस तरीके से। तो हम लोगों ने कार्डिनल नंबर पढ़ा, जब भी एन से आंसर होता है तो वो कार्डिनल नंबर हो गया। तो टोटल 500 लोग हैं, हमें ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए, मतलब हमें ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एन मतलब कार्डिनल नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो बीकॉम है या फिर सीए है, दोनों में से कोई एक बीकॉम है
या फिर सीए है, ऐसा हमें पूछा जा रहा है। और को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, और के लिए हम लोग जो साइन यूज करते हैं वो होता है यू, ठीक है, और इंटरसेक्शन के लिए, कॉमन के लिए उल्टा यू, ठीक है। तो ये हमें पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बीकॉम या फिर सीए कर रहे होंगे, ठीक है, सॉरी बीकॉम या फिर सीए डिग्री वाले हैं और उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। तो हमें यहाँ पर ना पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी का पूछा ही नहीं है, हमें क्वेश्चन पूछा है कितने लोग ऐसे हैं जो इस पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो बीकॉम कर रखे हैं या फिर सीए, दोनों में से कोई भी एक। तो दोनों में से कोई भी एक का यूनियन होता है, क्योंकि ये और होता है, और को यू साइन यानी यूनियन से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर में हम लोगों ने देखो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लास्ट दिन सीखा था, ठीक है। मैंने बोला था ये कुछ कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो कार्डिनल नंबर में एन ऑफ बीकॉम यूनियन सीए, इसका हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, वही वाला लिखना है। ये देखो एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ए के जगह है बीकॉम और बी के जगह है सीए, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तब होता है अगर ये म्यूचुअली, मतलब कॉमन पॉइंट जो है, कॉमन पॉइंट कुछ अगर ऑकर करता है, तो कॉमन पॉइंट ऑकर करता है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ एन ऑफ ए एन ऑफ बी हो जाएगा। इस पे ही हम लोगों ने लास्ट दिन देखो कितने सारे डिस्कशन किए थे। ये देखो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर इसमें कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअल इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूसिव है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, मतलब एन से डिफाइन करोगे तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, ऐसे लोग हैं जो बीकॉम भी है सीए भी किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ ए, तो ए के जगह एन ऑफ बीकॉम, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बी के जगह सीए, ठीक है, माइनस एन ऑफ बीकॉम गुड मॉर्निंग ट्यूशन, गुड मॉर्निंग मैम। एन ऑफ बीकॉम, और ये देखो एन ऑफ बीकॉम प्लस, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको, पेन नहीं चल रहा है। देखते हैं, ठीक है, अब चलेंगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले के हिसाब से, ये देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीकॉम इंटरसेक्शन सीए, ठीक है, बीकॉम इंटरसेक्शन सीए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन ऑफ बीकॉम का देखो हमारे पास वैल्यू है 0.85, एन ऑफ सीए का वैल्यू है 0.30, बीकॉम इंटरसेक्शन सीए का वैल्यू है 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आ रहा है, 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25, तो ये हो गया 0.90, ठीक है, जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आया, एन ऑफ बीकॉम यूनियन सीए, ठीक है, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स या एप्लीकेंट जो भी बोलो, जिनके पास या तो बीकॉम का डिग्री है या तो सीए का डिग्री है, ये 0.90 आया। अब हमें बोला है नंबर में आंसर देने के लिए, ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर अच्छा एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया हम लोग का, ये पी है ना, पी लिखना चाहिए था मुझे, प्रोबेबिलिटी है ना, ये सब प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम, तो इसका भी पी होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा एन लिख दिया मैंने, ये गलत हो गया, ये हमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के केस में भी सेम ही होता है फॉर्मूला, देखो प्रोबेबिलिटी का जो होता है वही तो नंबर का भी होता है ना, यही तो लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी हुआ, तो ये मैंने यहाँ पर ना लिखते लिखते डायरेक्ट एन ही लिख दिया, एन नहीं है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
तो ये आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का। और वैल्यू भी सारे प्रोबेबिलिटी के ही तो दिए हुए, नंबर तो मैं निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि एक पोस्ट के लिए 500 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट क्या है? अकाउंटेंट का पोस्ट है, ठीक है। वहां पर बीकॉम डिग्री वाले अप्लाई कर रहे हैं। इस अप्लाई कर रहे हैं जो उनमें कितने लोग होंगे जिनका बीकॉम डिग्री होगा, उसका प्रोबेबिलिटी इन्होंने सोच रखा है कि चांसेस है कि 0.85% लोगों का प्रोबेबिलिटी ये है कि 0.85% लोग जो है उनके पास बीकॉम का डिग्री होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम। सीए का डिग्री होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए 0.30 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया हुआ था दोनों ही डिग्री होगा, ऐसे 0.85। ये देखो दोनों ही होने से कॉमन को यहाँ पर इंटरसेक्शन से डिफाइन किया जाता है, जो कि उल्टा यू होता है, ठीक है। ये हो गया 0.85। और टोटल जो लोग हैं, अब प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा है मैंने क्योंकि 500 इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। 500 जो है वो नंबर ऑफ जो है एप्लीकेंट्स है, तो नंबर को एन से डिफाइन किया जाता है। और टोटल इतने लोग हैं तो एन ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस 500 हो गया। और हम लोग को पूछा है कि ऐसे कितने एप्लीकेंट्स होंगे जिनका या तो बीकॉम होगा या फिर सी होगा, या फिर यानी कि और को यहाँ पर यू से मतलब यूनियन साइन से डिफाइन किया जाता है, जो देखने में यू के तरह होता है, और जो उल्टा यू होता है वो कॉमन साइन यानी इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोगों के पास गिवन क्या है? ये 4 डेटा गिवन है। तो हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी, अगर हमें दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी का कॉमन दिया हुआ है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, तो वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा, उसी फॉर्मूले में हम लोगों ने पुट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम आ गया इतना, ठीक है, मतलब जो दिया हुआ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए ये दिया हुआ था, कॉमन पोर्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके ये आ गया। ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम यूनियन सीए, ठीक है। मतलब बीकॉम या फिर सीए का डिग्री, दोनों में से कोई भी एक डिग्री रहेगा, ऐसे एप्लीकेंट्स का प्रोबेबिलिटी है 500 लोगों में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास या तो बीकॉम होगा या तो सीए होगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है। हमें पूछा है नंबर ऑफ पर्सन कितने सारे ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम यूनियन सीए ये है। इसका हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसको जब कार्डिनल नंबर में शिफ्ट करते हैं, ये देखो यहाँ पर अगर है तो हम दिखा देते हैं। हाँ ये देखो कार्डिनल नंबर का शिफ्टिंग मैंने यहाँ पर दिखाया था। ये देखो कार्डिनल नंबर का शिफ्टिंग कैसे होगा, शायद यहाँ पर स्टार्टिंग में था या फिर उस पीडीएफ में चला गया, मुझे याद तो नहीं आ रहा। चलो दूसरे वाले पीडीएफ में चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ से देख के बोल सकते हैं हम लोग। ये देखो कार्डिनल नंबर का शिफ्टिंग, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, तो जब कार्डिनल नंबर में शिफ्ट होते हैं तो एन ऑफ ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, मतलब वही क्लासिकल डेफिनेशन। टोटल सैंपल स्पेस ऊपर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता है वही तो फेवरेबल केस होता है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आ जाएगा वही हमारा फेवरेबल केस होगा। तो जितने बार आएगा तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको एन ऑफ एस से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग का इस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको अगर हमें क्लासिकल डेफिनेशन की तरह ही सोचेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो उसको हम लोग यहाँ पर एन ऑफ एस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस का प्रोबेबिलिटी जितना बार आएगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या है? बीकॉम या फिर सीए का डिग्री आए ऐसे लोग कितने सारे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमें पता है 0.90, ठीक है। अच्छा एन ऑफ एस हम लोग को पता है कितना? 500। एन ऑफ एस हम लोग का हो गया 500। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा एन ऑफ बीकॉम यूनियन सीए, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एन ऑफ बीकॉम यूनियन सीए इक्वल टू 500 इंटू 0.90, मतलब 450, ठीक है। 90% वाला 450 हो गया, मतलब 500 में से 450 लोग ऐसे होंगे उनके पास या तो सीए का डिग्री होगा या तो फिर उनके पास बीकॉम का डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर हम लोग का। नेटवर्क इशू है क्या? आउट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो हम लोग का
15.2 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशल केस क्या देखा, हर जगह पे हम लोग को अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया ना, वहां हमें पूछा जाता था कि प्रोबेबिलिटी बता दो। यहाँ हमें पूछा जा रहा है कितने लोग ऐसे होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आंसर नहीं पूछा है हमें, नंबर ऑफ मतलब पर्सन्स में आंसर पूछा है। अब जैसा जो रहेगा, ठीक है, नंबर में पूछा है, यानी कार्डिनल नंबर, मतलब जो हम लोगों ने लास्ट दिन जो है किया था, कार्डिनल नंबर के ऊपर डिपेंड करके हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग को ना अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें आइडेंटिफाई भी करते जाना है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 16.8, मतलब यहाँ के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है 3 इवेंट्स ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनमें कोई कॉमन कुछ भी नहीं है। एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव मतलब हो जाता है कि ये तीनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग, मतलब ये तीनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 1 आएगा, ठीक है। टोटल में 1 आएगा। इक्वली लाइकली मतलब A इवेंट होने का जितना चांसेस है, B का भी उतना, C का भी उतना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, ठीक है। कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए क्या होगा, ये भी हम लोग सीख लेंगे इस क्वेश्चन के साथ। पहले जो डिटेल्स है उसको एक बार नोट डाउन करते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पर ABC, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये तीनों में आपस में कोई भी कॉमन डेटा नहीं है। लाइक ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी होने का चांसेस 0, ए इंटरसेक्शन सी होने का चांसेस भी 0, बी इंटरसेक्शन सी ये भी होने का चांसेस 0, और तीनों में भी कोई कॉमन नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तभी उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू किए थे तभी हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखा था। बीच में भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पे किया। तो इससे हमारा एक वैल्यू हमेशा याद रखो कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा इवेंट जैसा भी हो, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब उनमें कॉमन पॉइंट जिसको इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू ये वाले साइन से डिफाइन किया जाता है, ये हमेशा 0 होता है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पे। एग्जॉस्टिव होने पे क्या होगा, ABC क्योंकि एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, क्रिश का इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ठीक है चलो। अच्छा देखो, जब जब एग्जॉस्टिव होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव जब होगा तब क्या होता है, उसका मतलब तीनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो 1 आता है। एक्चुअली एग्जॉस्टिव का मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो ए का पॉसिबल आउटकम्स, बी का ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सी का ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये 1 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, जैसा चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जॉस्टिव, ठीक है। पहले तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। फिर इक्वली लाइकली, ये भी हम लोगों ने डे 1 में पढ़ा था, ठीक है। अगर ABC ये तीनों इक्वली लाइकली है तब क्या होगा, इक्वली लाइकली है तब क्या होता है, इसका मतलब तीनों इवेंट का ऑकर्ड होने का चांसेस बराबर है। मतलब प्रोबेबिलिटी ए होने का चांसेस जितना है, प्रोबेबिलिटी बी होने का चांसेस भी उतना है, और प्रोबेबिलिटी सी होने का चांसेस भी उतना ही है। अब ये वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इवेंट 3 है तो टोटल सैंपल स्पेस हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 में से जब 1 आएगा तो फेवरेबल केस प्रोबेबिलिटी है तो 1/3। अगर 3 में से बी आ गया तो 1/3, ठीक है। फेवरेबल केस जो है प्रोबेबिलिटी बी है, प्रोबेबिलिटी सी तो 1/3, ठीक है। क्योंकि 3 इवेंट है A B C, उसमें से जब ए आएगा तो ये फेवरेबल केस होगा।
तो ये हो गया 1/3। मतलब प्रोबेबिलिटी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी। एक्चुअली हम लोग के पास 3 इवेंट है, ठीक है, उसमें से जब ए ऑकर्ड हो जाएगा वही हमारा ए आने का चांसेस को डिफाइन करेगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। अगर ये 2 इवेंट होता तो 1/2 1/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 1/4 1/4 इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ वैल्यूज है जो कि हम लोगों ने एमसीक्यूज में भी किया था, ठीक है। अब 3 हो, 3 से ज्यादा हो या 2 हो, ठीक है, सारे केसेस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब 0, एग्जॉस्टिव मतलब 1, ठीक है, इवेंट्स को एड ऑन करके, और यहाँ पर है इनके होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगा, इसीलिए इक्वली लाइकली। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, कंप्लीमेंट्री को कैसे डिफाइन करते हैं, ए इवेंट है, ए का कंप्लीमेंट्री को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ए टू द पावर सी, सी फॉर कंप्लीमेंट्री, या फिर ऐसे ए डैश लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं। ये जो साइन है इसको ऐसे भी दिया जाता है, ऐसे भी दिया जाता है, तीनों में से कोई भी एक यूज करो तो कंप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है ये पहले हम लोग सीख लेते हैं एक बार, कि कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं, वहां क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कंप्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये हम लोग का यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें एक सेट है, सेट को जैसे हम लोग लास्ट दिन सीखे भी थे, एक सर्कल से डिफाइन किया जाता है। सपोज ये है सेट ए, ठीक है। अच्छा, अब सेट ए में सपोज कि सेट ए में वैल्यूज है 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 है, तो इसके अंदर मैंने लिख लिया। और यूनिवर्स जो है हमारा, यूनिवर्स मतलब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो यूनिवर्स मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लेकिन ए में सिर्फ 5 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिवर्स में क्या है, 1 है, 2 है, 3 4, ठीक है, 5 6, तो ये तो यूनिवर्स के अंदर ही ए है, तो 5 6 ये हो गया 7, ठीक है। मतलब यूनिवर्स में 1 से लेके 7 तक नंबर है जिसको मैंने ड्रॉ किया। तो ये मत सोचो कि मैंने यहाँ पर 5 6 नहीं लिखा तो वो मैंने ये यूनिवर्स के अंदर नहीं है, क्योंकि एक खुद यूनिवर्स के अंदर है, बिकॉज ये व्हाइट कलर से जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है वो यूनिवर्स है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है, और उसके अंदर एक सर्कल ए है जो कि ए सेट है जिसमें 5 6 है, ठीक है। अब कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स में है बट यूनिवर्स के अंदर जो सेट है उसमें नहीं है। अगर हमें कोई पूछे कि यहां से बताना है कि एन ऑफ यू कितना होगा, तो हम लोग काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 7। ये 7 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पर 7 है, ये काउंट करने से आता है ना। तो एन ऑफ ए कितना है, 2, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि कम लेते हैं, ए कंप्लीमेंट पहले निकाल के देखते हैं। ए कंप्लीमेंट कैसे होता है, ए कंप्लीमेंट या फिर ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, तीनों साइन से हमें जो है पता होना चाहिए, तीनों साइन ही हमें पता होना चाहिए, नहीं तो फिर लगेगा ये कुछ अलग है ये कुछ अलग है, ऐसा बात नहीं है, सारी चीज एक ही है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट इन यूनिवर्स बट नॉट इन ए। अगर ए कंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, ऐसे कौन कौन से नंबर है, तो यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, ऐसे नंबर है 1 2 3 4 7, ठीक है, 1 2 3 4 7, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि ए कंप्लीमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ए कंप्लीमेंट को क्या हम लोग ऐसे यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए कंप्लीमेंट कितना होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, एन ऑफ ए कंप्लीमेंट 5 है, मतलब 5 ऐसे नंबर्स है जो कि यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग अगर ये निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, तो 1 से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। देखो कैसे, ठीक है, ये 1 हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? टोटल सैंपल स्पेस अगर हम लोग देखें तो ये है हम लोग का, ये ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ ए कार्डिनल नंबर से अगर डिफाइन करें एन ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर एन ऑफ ए कितना हो गया? 2, यहाँ पर कितना हो गया? 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 2/7, 5/7, ठीक है। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना चाहे तो हमारे पास 5/7 ही आएगा। इससे डायरेक्टली अगर निकालने जाए तो भी हमारा 5/7 आएगा। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा के डायरेक्टली निकाले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 7, ठीक है, एन ऑफ एस। और एन ऑफ, ये देखो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? 5, ठीक है। तो ये ऐसे निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग दो तरीके से ही समझ सकते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन से भी निकल जाएगा, फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। हमें यहाँ पर मेनली कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ऐसा जिस चीज का भी हमें कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, ठीक है, वो यूनिवर्स में जो भी नंबर है उसमें कंटेन नहीं कर रहा है तो ही वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसे हम लोग इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे हमें जरूरत होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यहाँ पर हमें ये सारे इंफॉर्मेशन दिए गए थे जिससे मैंने ये जो है डेटा लिखा था, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये हमें पता होना जरूरी होता है। अब हमें बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी का पूछा है तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसीलिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास एन का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि उससे हम लोग कैलकुलेट कर ले। तो ये याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, समझ के याद रखेंगे ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स में है लेकिन ए में नहीं है, तो यूनिवर्स में जो भी चीज है उसका टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा। 1 का मतलब जिसमें जो है सारे कंडीशंस जो है इंक्लूडेड होते हैं ना, मतलब 1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा यूनिवर्स का, है ना। तो इसमें तो ए कॉम्प्लीमेंट भी है और एज वेल एज ए भी है, ठीक है, मतलब दोनों चीज जो है ऑकर कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से 1 यानी टोटल से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ये हटा देंगे, टोटल मतलब ये वाला, ठीक है, इसका पूरा प्रोबेबिलिटी से अगर हम लोग ये हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो सारे नंबर्स ये हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ये हटा रहे तो फिर ये बाकी 1 2 3 4 7 आ जाएंगे, और ये 1 2 3 4 7 के लिए तो हमारा आंसर यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो 1 1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, तो यहाँ पर 3 3 माइनस 1 यानी 2/3, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2/3। ये देखो यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से किया है कि ऐसे वैल्यूज मान के किए हुए हैं। एक ही बात है, जैसा करना चाहो कर सकते हो, ये भी आसान है, ठीक है। ये मैंने जो बताया इस तरीके से भी कर सकते हो, इन्होंने भी वैसे ही किया है। देखो यहाँ पर वही ए यूनियन बी को इस तरह से लिखा है, और उसके बाद ये देखो यूनियन का मतलब 1 हो जाता है, वो मैंने भी लिखवाया। ये देखो ये सबका वैल्यू क्या हो गया? के, इन्होंने क्या माना है? के क्योंकि इक्वल है, मैंने क्या किया 1/3 करके एक वैल्यू लिखा है। अगर वैल्यू नहीं लिख के हम लोग के लिखते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए इवेंट ऑकर हो जाए, तो टोटल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग को क्या करना है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ये है कि ए इवेंट जो है वो ऑकर ना हो, इसका चांसेस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, तो उससे ए हटा देंगे, ठीक है। ए होने का जो चांसेस है वो हट जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट इन यूनिवर्स बट नॉट इन ए, ठीक है। मतलब ए का प्रोबेबिलिटी हमें हटा देना है तो ही ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जहां पर ए होने का चांसेस है ही नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी 2/3 का मतलब हो गया जहां पर ए इंसिडेंट होने का चांसेस नहीं है, ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है 2/3, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा, ये याद रखना पड़ेगा, और ये सब हमारे सेट थ्योरी में भी काम आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो नहीं आता, बट कॉम्प्लीमेंट्री ये सब जो भी हम लोग सीख रहे हैं वहां पर भी हमें यही सारी चीजों को सीखना पड़ेगा।
अच्छा, अब हम लोग दूसरा और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा हुआ है, ठीक है। 1/5 प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर, ठीक है। दोनों इवेंट में से सिर्फ बी ऑकर हो, इसका चांसेस क्या है, ठीक है। तो देखो 15.13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है, मतलब ए और बी का डिफरेंस। ये मैंने लास्ट दिन बताया भी था, अभी फिर बता देंगे इस क्वेश्चन को जब करवाएंगे। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ए 1/3, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी बी 1/2, 1/2, ठीक है। फिर बोल रहा है आउट ऑफ टू इवेंट ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर, ओनली बी वुड ऑकर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ओनली बी। ओनली बी का मतलब बी माइनस ए होता है, ठीक है। ये देखो, अगर डिफरेंस वाला इस पीडीएफ में मिल जाता है तो अच्छा बात है। हाँ, ये देखो, ओनली आइटम बिलोंग्स टू बी, बी माइनस ए, ये मैंने डिटेल्स में समझाया था। बी माइनस ए का मतलब हो जाता है जब हम लोग सेट थ्योरी में कोई भी दो सेट में डिफरेंस निकालते हैं, जो आगे लिखा हुआ रहता है सिर्फ ओनली वही निकल के आता है, ठीक है। आइटम ओनली बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये देखो ए माइनस बी, ये याद दिलाते तो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से याद दिला देते। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर दो सेट लिखा था, जिसमें ए एक सेट, बी एक सेट। ए का वैल्यू हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, बी का ये लिखा है। माइनस करने से मैंने बोला था पहले सीख लो कि कैसे माइनस होता है। तो माइनस करने का एकदम सीधा सा ट्रिक है, हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे। कॉमन मिलेगा तो वो डेटा नहीं लिखेंगे, जैसे 1 कॉमन नहीं था लिख दिया, 6 कॉमन नहीं था लिख दिया, ठीक है। और ये 2 3 कॉमन है तो नहीं लिखेंगे। 4 5 को नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी को सेट थ्योरी बोलता है कि ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली आइटम बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ओनली आइटम बिलोंग्स टू ए, तो इसीलिए देखो 2 3 हम लोगों ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दिस आइटम ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और 1 6 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, और 4 5 तो बी में बिलोंग कर रहा है। हमें लिखना है ओनली आइटम्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब इसको मैंने ड्रॉ करके भी बताया था ये कैसे होता है। ये देखो, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर 1 2 3 6, ये ए में है तो 1 2 3 6, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ए को बता रहा है, ठीक है। फिर बी में क्या है, 2 3 4 5, मतलब कॉमन चीज 2 3 है, जो ए में भी है बी में भी है, 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग को ये निकालना है आइटम ओनली बिलोंग्स टू ए, तो सिर्फ ए में कौन सा आइटम है। तो ये देखो, सिर्फ ए में जो आइटम है वो है 1 और 6, क्योंकि 2 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बी में भी है। तो ए माइनस बी को सेट थ्योरी ने डिफाइन किया हुआ है कि ओनली आइटम बिलोंग्स टू ए, और इसका लॉजिक ये है, ठीक है। अब इसी लॉजिक पे हमारा ये क्वेश्चन है, तो मैंने लास्ट दिन वाला एक बार फिर से याद दिला दिया। अभी हम लोग देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है ओनली बी, ओनली बी का मतलब बी माइनस ए, ये हमें समझ लेना चाहिए। ओनली बी का मतलब बी माइनस ए होता है, और उसका प्रोबेबिलिटी बोला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए हमें निकालना है। मतलब हम लोग को बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ठीक है। अब ओनली बी वुड ऑकर, अब ओनली बी का मतलब क्या होता है, ओनली बी का मतलब बी माइनस ए होता है। मतलब बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए निकालने से ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है। सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए, ठीक है। ओनली ए होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉ करके सोचो, ठीक है। एक सेट है ए, एक सेट है बी, ठीक है। ये हो गया ए सेट, ठीक है। ये हो गया बी सेट। हम लोग लॉजिकली सोचेंगे तो फॉर्मूला याद रह ही जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, जिसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, ठीक है। जो सामने रहेगा ओनली वही लिख देना है, याद रखने का तरीका, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ओनली ए। ओनली ए का मतलब मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ए है व्हाइट कलर वाला, उसमें से ये पोर्शन को मुझे हटा देना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन को मुझे हटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओनली ए। ओनली ए मतलब मुझे कौन सा वाला डेटा चाहिए, मुझे एक्चुअली इसको अगर हम ऐसे कट कर पाते,
जो कि हम ड्रॉ के थ्रू से दिखाना चाहते हैं, अगर हम कट कर पाते तो ये चीज का बात कर रहे हैं, ठीक। मुझे ये वाला चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ पोर्शन है वो कौन सा है, वो कुछ ये वाला है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हटा देंगे। इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम है कॉमन पोर्शन, ठीक है। किसका कॉमन पोर्शन है, ए और बी का, जिसे हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पूरे ए से अगर हम इसको हटा देते, सोचो फॉर्मूला वॉर्मूला छोड़ो, एक ड्रॉ सोचो कि ये पूरे पोर्शन में से मुझे सिर्फ अगर ये वाला पोर्शन हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको कट कर देना है। तो ये पूरा अगर ए है और ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो मुझे क्या करना है, ए से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। क्या करना है, ए से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है, ठीक है, कॉमन पोर्शन को हटाना है। अब ये प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला याद रखने का तरीका। देखो अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला तो बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा मतलब 90% प्रोबेबिलिटी हम लोग का खत्म हो गया, जिसको मैंने क्लासिकल डेफिनेशन से ही करवा दिया। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें फॉर्मूले का जरूरत होगा, जिसपे तो थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से याद रख सकते हैं लॉजिकली कि इसका मतलब क्या हो गया। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/3, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, या ये वाला जो है ये हम लोग यहाँ पर 1 बाई, एक काम करते हैं इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 15/3, मतलब 2/15, ठीक है। मुझे ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। मैंने ये क्यों निकाला, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि मुझे ओनली क्या चाहिए, ओनली बी भी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे जो आंसर पूछा गया वो हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मुझे सिर्फ बी चाहिए तो मुझे बी में से इंटरसेक्शन पॉइंट हटा देना चाहिए। जब मुझे सिर्फ ए चाहिए तो ए में से कॉमन पॉइंट हटा देंगे। तो जब मुझे सिर्फ बी चाहिए तो बी में अगर कुछ कॉमन पॉइंट ऐसा है जो कि ए में भी है तो वो मुझे हटा देना चाहिए। कॉमन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये देखो इसी वजह से ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मैंने निकाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है, हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है हाफ, ये गिवन है। और ये हम लोगों ने निकाल लिया 2/15, तो यहां से आंसर आ जाता है, ये 30 हो जाएगा, 15 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 11/30, ठीक है। इसका आंसर कितना निकल के आ गया, 11/30। चलो चेक करते हैं एक बार, 11/30 हम लोग का आंसर है कि नहीं। हाँ ये देखो 11/30। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नया फॉर्मूला सीखा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के साथ हम लोग सीख रहे हैं ताकि याद रहे। अगर हम लाइन बाय लाइन फॉर्मूला लिखते जाएंगे ना तो फिर तुम लोग को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा कि इतना सारा फॉर्मूला है, ठीक है। बाद में लिखवा देंगे हम, एक के बाद एक बाद में लिखवा देंगे, या फिर तुम लोग खुद से भी जो है एक जगह फॉर्मूला का बना लो, वहां पर लिख लो। लेकिन क्वेश्चन के साथ जैसे हम लोग समझ के याद रख रहे हैं ना, इसमें याद रखना बहुत ही मतलब आसान रहेगा। और इसको ना फॉर्मूला है याद रखना ऐसे करके मत याद रखो, क्वेश्चन के साथ समझ के याद रखो तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा। जैसे हम लोग को बोला है a माइनस बी, हम लोगों ने लास्ट दिन डिफरेंस का कंसेप्ट समझा। डिफरेंस का मतलब हो जाता है कि a माइनस बी मतलब ओनली ए, अभी मैंने दिखाया, ठीक है। ओनली ए का मतलब सिर्फ ए में जो डेटा है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने ओनली बी भी निकाला। तो ओनली बी ये देखो कैसे निकलेगा, ओनली बी का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो पूरे बी में से ये कॉमन पॉइंट हटा देंगे, पूरे बी में से ये कॉमन पॉइंट हटाएंगे तो ओनली बी मिल जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं बी माइनस ए, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं बी माइनस ए। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये देखने में बहुत ही बड़ा है लेकिन आसान है क्वेश्चन। देखो 15.14, ठीक है, 15.14, इसमें क्या बोला है देखो, देयर आर 3 पर्सन, 3 पर्सन है ए बी सी हैविंग डिफरेंट एजेस, सबका अलग अलग एज है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.80, प्रोबेबिलिटी कि ए जो है वो
आगे के 5 साल जिंदा रहेंगे, इसका चांसेस है 80% या 0.80। बी सर्वाइव अनदर 5 years 0.60। बी जो है वो आगे जिंदा रहेंगे 5 साल, इसका प्रोबेबिलिटी 60%। सी का है अनदर 5 year के लिए 50%। तो सबसे पहले जैसे ये डेटा मिला हम लोग को लिख लेना चाहिए कि एज का जो है प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि आगे जाके 5 साल, एज का नहीं मतलब आगे जाके 5 साल जिंदा रहेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी। तो ए जो है इनका ऐसा चांसेस है 0.80। बी जो पर्सन है इनका आगे के 5 साल जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी है 0.60, और जो सी है उनके आगे के 5 साल जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी है 0.50। ठीक है, ये हो गया 0.50। चलो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अगर इसको इन्होंने प्रोबेबिलिटी में दिया होता तो ये इतने सारे लाइन नहीं बनते, जैसे हम लोगों ने लिखा अगर उसी तरीके से दे दिया जाता। कोई बात नहीं, यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। फिर स्टार्ट हुआ द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सर्वाइव अनदर 5 years। मतलब ये दोनों ए एंड बी दोनों मिला के सरवाइव कर जाएंगे। हमें देखो क्वेश्चन में दिया हुआ हमें सिर्फ लिखना है कि प्रोबेबिलिटी उसका है 0.46। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बोला है मतलब कॉमन इंटरसेक्शन। ठीक है, ये देखो जब भी एंड बोलेगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मतलब दोनों ही, तो कॉमन हो गया ना बात। तो 0.46 ये चांसेस है इतना। और बोल रहा है बी एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years 0.32। बी एंड सी 0.32। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद बोल रहा है ए एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years 0.48। ये सब तो हमें क्वेश्चन ही बोला था, प्रोबेबिलिटी में नहीं देके लैंग्वेज में दिया, इसीलिए देखो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ सिर्फ इतना सा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन लैंग्वेज इतना बड़ा बड़ा है क्योंकि पूरा लैंग्वेज में लिखा है सर्वाइव ये वो, इसी वजह से जो है हम लोग का इतना सारा आंसर, मतलब इतना छोटा सा डेटा जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दिस, अच्छा नहीं क्वेश्चन नहीं और भी बाकी है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दिस 3 पर्सन सर्वाइव अनदर 5 years 0.26। मतलब तीनों ही जिंदा रहे नेक्स्ट 5 years, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.26। तो प्रोबेबिलिटी ए बी और सी तीनों ही जिंदा रहे तो ए एंड बी एंड सी होगा। ठीक है, और तो नहीं होगा, और का मतलब या तो ए या तो बी या तो सी, ऐसा नहीं बोल रहे, तीनों ही, तो एंड हो जाएगा, इसका चांसेस है यानी प्रोबेबिलिटी 0.26। चलो यहां तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख लिया। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव अनदर 5 years। कम से कम कोई भी एक इनमें से सर्वाइव कर जाए आगे के 5 साल, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब हमें क्या पूछा है, कोई भी एक सर्वाइव कर सकता है, एटलीस्ट वन, मतलब या ए सर्वाइव कर ले या फिर बी सर्वाइव कर ले या फिर सी सर्वाइव कर ले, इसका चांसेस क्या, यही पूछा है। और प्रोबेबिलिटी में और को या फिर सेट थ्योरी में या पूरे मैथ्स में कहीं पर भी देखो और को हम लोग यूनियन, बार बार बोल रहे हैं यूनियन साइन से, तो इसके साथ। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका। ठीक है, तो हम लोग देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें पता चल गया। अब इसका फॉर्मूला होता था, देखो हम लोगों ने लास्ट दिन इस पे पूरा कैलकुलेशन और डिस्कशन सभी किया था। ये देखो 3 इवेंट्स होने पे ऐसे होता है। ठीक है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब इनमें कॉमन पॉइंट ऑकर करता है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें कॉमन पॉइंट ऑकर करता है। ठीक है, तो हम लोग का ये कॉमन पॉइंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा जो कि हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, 0 नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट ऑकर नहीं करेगा तो ये जो भी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो 0 हो जाता है। तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, और याद रखना ही है क्योंकि सेट थ्योरी में भी काम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, यूनियन का मतलब प्लस होता है और माइनस कर देंगे कॉमन पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये क्यों लिखा मैंने, ये देखो इसका मैंने लास्ट दिन एक्सप्लेनेशन दिया भी था कि हम लोग का ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है। उसके लिए मैंने पहले दो
प्रोबेबिलिटी से सिखाया था कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसका पूरा मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया था कि क्यों ऐसे होता है। उसके बाद ही मैंने ये 3 वाला भी लिखवाया था, ठीक है। तो अगर हम लोग को किसी एक का सर्वाइवल पता करना है तो जो कॉमन पॉइंट्स है वो तो हटाना पड़ेगा। मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, या तो ए कितने दिन जिंदा रहेंगे, या फिर मतलब ए आगे के 5 साल जिंदा रह जाए इसका चांसेस क्या है, या फिर बी, या फिर सी। मतलब अगर इसको हम लोग एक इवेंट के तरह देखते हैं तो इसका मतलब ये अगर 3 सर्कल बनाते हैं तीनों पर्सन के लिए, तो हमें सिर्फ कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए यहाँ, ठीक है। हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए तीनों का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी कॉमन पॉइंट है, जैसे ए के साथ बी का कुछ कॉमन है, बी के साथ सी का कुछ कॉमन है, सी के साथ ए का कुछ कॉमन है, वो सब हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी तो जाके हमें किसी भी एक पर्सन का नेक्स्ट 5 इयर्स जिंदा रहने का चांसेस मिल जाएगा, सर्वाइवल का, ठीक है। तो ये हो गया ए का दिया हुआ है 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी दिया हुआ है 0.6, सी दिया हुआ है 0.5। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 0.46, बी इंटरसेक्शन सी 0.32, सी इंटरसेक्शन ए मैम या ए। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, एक से ज्यादा भी सरवाइव कर सकता है? हाँ, एटलीस्ट 1 का मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा भी सरवाइव कर सकता है, एटलीस्ट 1 का मतलब एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट 1, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक। हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कोई भी एक जो है, हाँ एटलीस्ट 1 का मतलब एक या एक से ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे, देखो ए या फिर बी या फिर सी, मतलब ए या फिर बी या फिर सी, तो तीनों का ही निकलेगा, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब, है ना। अच्छा अब हम लोग देखो ये ए लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए कितना है। अच्छा हाँ एक चीज, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी एक ही बात होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। सेट थ्योरी में भी ए इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन ए लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कॉमन पॉइंट मैंने लास्ट दिन बताया था, ये 3 जगह से बार बार आउट हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, तो लास्ट में जाके एक बार ऐड करना पड़ता है। तो ये तीनों का कॉमन पॉइंट हो गया 0.26, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिर्फ ए का सर्वाइव होने का चांसेस सिर्फ बी और सिर्फ सी, तो तीनों का ही मिल जाएगा। तो एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, तीनों ही मिल जाएगा। 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5, ये हो गया 1.9। अब माइनस कर लेते हैं, 0.46 माइनस 0.32 माइनस 0.48 प्लस 0.26, तो ये हो गया 0.90, ठीक है। तो ए या फिर बी या फिर सी, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक या दो या तीन, तीनों का ही आगे के 5 साल जिंदा रहने के या सर्वाइवल जो भी बोलो, इसके चांसेस हो जाते हैं 0.90, मतलब 90%, ठीक है। 90% चांसेस है ए या फिर बी या फिर सी आगे के 5 साल सरवाइव कर जाए। एटलीस्ट 1 का मतलब हो जाता है या तो ए या तो ए बी दोनों, या तो ए बी सी तीनों। तो इसीलिए देखो ए या फिर बी या फिर सी, इसका मतलब तीनों कंडीशन ही इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए या फिर बी या फिर सी, ठीक है। या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हम लोग का एटलीस्ट 1 ऑफ देम ही हो गया, ठीक है। एटलीस्ट 1 ऑफ देम मतलब एक या एक से ज्यादा, ठीक है। तो हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछा है, यहाँ कोई कार्डिनल नंबर नहीं पूछा है। कैसे पता चलेगा कार्डिनल नंबर पूछा है, क्वेश्चन में बोलेगा हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। यहाँ बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से ही जो आंसर आएगा वही हम लोग का लास्ट आंसर हो जाएगा 0.90, ठीक है। इसको आगे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अब हम लोगों ने ये तो लास्ट दिन जो भी सीखा था उसके बेसिस पे अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। देखो हम लोग अब इवेंट तो हम लोगों ने पढ़ा ही था स्टार्टिंग में, अब हम लोग इवेंट को 2 तरह से डिवाइड करेंगे। एक होगा इंडिपेंडेंट, एक हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल्स है, ठीक है।
और हमें करने के लिए क्या बोला गया है, ड्रॉ 2 balls आउट ऑफ 5, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ 3 रेड बॉल कर देते हैं, चलो 3 रेड बॉल कर देते हैं आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा इंसिडेंट है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला केस हम लोग करेंगे पिक एंड रिप्लेस, पिक एंड रिप्लेस। अच्छा, ड्रॉ 2 बॉल आउट ऑफ 6 1 बाय 1, 1 बाय 1, ठीक है। एक के बाद एक करना है, एक साथ 2 बॉल नहीं निकालना है, हमें एक के बाद एक बॉल निकालना है। पहले एक बॉल निकालेंगे, फिर उसके बाद एक बॉल निकालेंगे। पिक एंड रिप्लेस, ये कंडीशन का मतलब हो गया कि जो बॉल हम लोग निकाल रहे हैं उसको फिर से हम लोग इसी बॉक्स में डाल देंगे, तभी पिक एंड रिप्लेस। अगर ऐसा हो रहा है तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है वो भी तो पता करना पड़ेगा। तो ड्रॉ 2 बॉल्स आउट ऑफ 6 1 बाय 1, और प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग रेड बॉल कर लेते हैं, गेटिंग रेड बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। तो लाल बॉल यानी रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1, तो फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं और हमारे पास हमें ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड बॉल आ जाए, ठीक है। तो हम लोग जो क्लासिकल डेफिनेशन पढ़े उसी के हिसाब से करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो फेवरेबल केसेस 3 है, क्योंकि 3 रेड बॉल में से कोई भी एक बॉल आ जाए हमारे लिए वो हमारा फेवरेबल केस होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जैसे हम लोग करते थे, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस या फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना है, टोटल 6 है, ठीक है, और फेवरेबल केसेस 3 हो जाएगा। 3 बॉल्स, अगर तीनों में से 3 रेड बॉल में से कोई भी एक हमारे पास आ जाए, ये फर्स्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, बोल रहे हैं पिक एंड रिप्लेस, मतलब हम लोगों ने सपोज कि ये बॉल बाहर आया, ठीक है, यहां से हटा देते हैं, फिर हम लोगों ने इस बॉल को वापस यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, फिर हम लोगों ने वापस बॉल को यहाँ पर डाल दिया, तो फिर से हम लोग निकालेंगे वही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग का फिर से वही सिचुएशन वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अच्छा, टोटल आउटकम कितना होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है बॉल को वापस, तो यहाँ पर टोटल बॉल 6 रहेंगे और फिर से वही 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 रेड बॉल उसमें फिर से आ गए, क्योंकि हम लोगों ने जो बॉल निकाला उसे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, पिक एंड पिक, ठीक है, पिक एंड पिक मतलब नो रिप्लेसमेंट, ठीक है, पिक एंड पिक अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो इसमें भी हम लोग वही निकालेंगे, तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ही लिखेंगे, तभी कंपेयर करके समझ पाएंगे कि कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट है और कौन सा डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखते हैं गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वही नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। बॉक्स वही है, बॉल भी वही है, ठीक है। तो रेड बॉल चाहिए तो 3/6, पहला वाला तो वही रहेगा। अब पिक एंड पिक मतलब जो बॉल निकाल लिया हम लोगों ने बाहर, उसको हम लोग और इस बैग में नहीं डालने वाले, ठीक है। जो बॉल हम लोगों ने बाहर निकाल लिया वो इस बैग में नहीं डालने वाले, मतलब ये वाला इंसिडेंट कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हम फिर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये रेड बॉल जो है बाहर आ गया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अब हमारा ये बैग जो है कुछ ऐसे दिखेगा, 3 ब्लू बॉल और 2 रेड बॉल, और हम लोग फिर से क्या करने वाले, फिर से ड्रॉ करने वाले हैं, और यहाँ पर रेड बॉल निकल के आ जाए इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम लोग निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिक एंड पिक किया है, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा वो हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ टोटल आउटकम,
ठीक है, तो अभी टोटल आउटकम कितना हो गया है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, इसीलिए पूछ रहे हैं कि अभी टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, बोलो। हम टोटल आउटकम 5 होगा, फेवरेबल 2 हम्म, होगा। 2 होगा, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब ये दोनों में, ये तो हम लोगों ने जो मतलब जो मैंने एग्जाम्पल बनाया उसका आंसर हो गया। अब इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें पता ये चलेगा, इसका एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लिख देते हैं इंडिपेंडेंट के जगह, इसके ऊपर लिख देते हैं इवेंट, इवेंट जो कि 2 टाइप्स होगा, ठीक है। अब इसमें से एक इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ है और एक डिपेंडेंट इवेंट हुआ है, ठीक है। कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है कैसे पता चलेगा, देखो यहां पर हम लोग का क्या हुआ, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है वो हमारे कैसे पता चलता है, सैंपल स्पेस में चेंज आने से पता चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर सैंपल स्पेस पहले भी 6 था बाद में भी 6 रहा, ठीक है, यहाँ 6 हो गया यहाँ 5 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पिक एंड पिक था, ठीक है। क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसा ऑकर्ड हुआ कि हम लोगों ने पिक किया उसके बाद रिप्लेसमेंट नहीं किया, इसी वजह से हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो 6 से 5 हो गया, सेम इंसिडेंट के लिए, सेम इवेंट के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 2/5, ये 5 चेंजेस हुआ बिकॉज ऑफ दिस केस, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये इवेंट जो लगातार पिक एंड पिक वाला इवेंट है ये डिपेंडेंट इवेंट है, कि इसके ऊपर डिपेंड करके इसका आंसर हो रहा है, क्योंकि ये पिक एंड पिक था, इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने रिप्लेसमेंट नहीं किया, इसीलिए एक बॉल जो है यहाँ पर टोटल में कम हो गया, ठीक है। इसीलिए ये इवेंट हम लोग का क्या निकल के आया, ये इवेंट हम लोग का निकल के आया डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि इसका आंसर इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट है, ये इवेंट इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरीके का ड्रॉ किया था उसके बेसिस पे ये जो इवेंट हुआ ये इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर जिस कंडीशन पे ड्रॉ किया इस वजह से ये इंसिडेंट जो है ये डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें वही दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, अच्छा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पता नहीं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहाँ लिखा है, छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग को तो पता चला कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहाँ है। अच्छा, अब हम लोग इस पे तो जो है कुछ मतलब कंडीशंस भी देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का एक फॉर्मूला जो कि हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा होगा, देखो अगर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये डिपेंडेंट के केस में नहीं होता है, अगर दो इंसिडेंट इंडिपेंडेंट है, अगर दो इंसिडेंट इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ठीक है। अगर दोनों इंसिडेंट इंडिपेंडेंट है, ऐसा अगर हमें कहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब हो गया, ये हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं, हम लोगों ने कंसेप्ट समझा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देख लिया कि इंडिपेंडेंट होने पे क्या होगा, डिपेंडेंट होने पे ऐसा सिचुएशन नहीं ऑकर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई सिचुएशन ऑकर नहीं होगा। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन है उससे समझते हैं, ये वाला 15.15, इस क्वेश्चन से और भी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने तो अपना एक एग्जांपल दिया है, इससे समझते हैं। देखो, Rupesh is known to hit a target in 5 out of 9 shots, whereas David is known to hit the same target in 6 out of 11 shots. मतलब जो वो टारगेट हिट होता है ना, मेला वगैरह कभी गए हो तो वो छोटे छोटे बैलून्स लगे हुए रहते हैं, फिर बंदूक से उसे हिट किया जाता है, टारगेट हिट, ठीक है। तो बोल रहा है कि रुपेश जो है उन्होंने क्या किया, 9 में से जो है 5 टारगेट हिट कर दिए, ठीक है। इज नोन टू हिट ए टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स, अगर वो मतलब टारगेट हिट करने के लिए रेडी होते हैं तो 9 में से 5 टारगेट जो है वो हिट कर लेते हैं। Whereas David is known to hit the same target, अगर उसी टारगेट में उनको हिट करने के लिए बोला जाए, मतलब सेम वही सारे कंडीशंस है, उनको हिट करने के लिए बोला जाए, तो वो 11 में से 6 जो है
हिट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। अगर दोनों मिलके ट्राई कर रहे हैं और कोई भी एक, किसी भी एक से एक टारगेट हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है? तो सबसे पहले ये 5 आउट ऑफ 9 और 6 आउट ऑफ 11 को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पर बोला है रुपेश इज नोन टू हिट ए टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9। इसका मतलब है कि चांसेस है कि 9 में से 5 उनका हिट हो जाता है टारगेट, ठीक है। तो चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश है 5/9, ठीक है। ये आर फॉर मैंने रुपेश से रुपेश के लिए डिफाइन किया है। और डेविड जो है वो टारगेट को हिट कर दे, इसका चांसेस क्या है? इसका चांसेस है 6/11, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है 11 में से 6 टारगेट जो है ऐसा चांसेस है कि वो हिट कर दे, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बोला है कि दोनों ही मिलके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहला बात है आंसर प्रोबेबिलिटी में पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस, एक बार कम से कम टारगेट हिट हो जाए, दे बोथ ट्राई, दोनों मिलके ट्राई कर रहे हैं, रुपेश भी खड़ा है और मान लो डेविड भी खड़ा है, ठीक है, नाम क्या है, डेविड है, ऐसे ही कुछ नाम था, हाँ। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? टारगेट हिट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर ये ऐसे करके टारगेट लिखा हुआ, टारगेट ऐसे रहता है ना, यहाँ पर ऐसे बैलून्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, कलरफुल बैलून्स जो है सर्कल में लगे हुए रहते हैं। ये दोनों यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये रुपेश है और ये डेविड है, ठीक है, दोनों खड़े हैं और इनके पास जो है ये गन है, ठीक है, ये दोनों लेके खड़े हैं और किसी भी एक से टारगेट हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है? मतलब या तो रुपेश कर दे या तो फिर डेविड कर दे, मतलब रुपेश और डेविड दोनों में से कोई भी एक इस टारगेट को हिट कर दे, इसका चांसेस क्या है? मतलब हमें पूछ रहा है रुपेश और डेविड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय रुपेश और डेविड, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश और डेविड, मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, इसका मतलब तो यही हो गया ना। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मुझे निकालना क्या है कैलकुलेशन करके। तो प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट बाय रुपेश और डेविड, मैंने पूरा नहीं लिख के, मैंने सिर्फ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश और डेविड। इसका मतलब ही यही हो गया, टारगेट वुड बी हिट वंस बाय बोथ ट्राई, है ना। ये लिख के तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमें पूछा गया है, ठीक है, ये हमें पूछा गया। अब हम लोग को पता है, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, और का मतलब यू होता है, ये हमें पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन डी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी, ये होता है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा जब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, तब ये 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मतलब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर तो दे दिया है 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी दे दिया है 6/11, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही वाला डेटा हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग को देखना पड़ेगा ये जो है आर इंटरसेक्शन बी, मतलब इनमें कोई कॉमन पॉइंट है या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो कॉमन पॉइंट है कि नहीं है, मतलब दोनों मिलके टारगेट हिट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट कैसे होगा? कॉमन पॉइंट तो यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है, मतलब यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला या इंक्लूसिव वाला बात नहीं आएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट का जरूर बात आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कॉमन कैसे होगा, मतलब कोई डिग्री का बात होता है, ठीक है, एक के पास बीकॉम डिग्री भी है, एक के पास जो है सीए डिग्री भी, ये चीज ठीक है। लेकिन ये जो इंसिडेंट बोल रहा है टारगेट हिट करने का, यहाँ पर ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों मिलके एक ही बंदूक में जो है ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है ऐसा, दोनों मिलके थोड़ी ना करना है, इंडिविजुअली ही तो करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट होगा हम लोग का, क्योंकि इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा बात है इंडिपेंडेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों का टारगेट हिटिंग का जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे को इंपैक्टफुल नहीं करेगा। मतलब ये 9 में से 5 टारगेट हिट कर सकते, ये 11 से 6 टारगेट हिट कर सकते हैं, ये इनका अपना अपना कैपेबिलिटी है। रुपेश 9 में से 5 कर रहा है बोल के ये 11 में से 6 करेगा, ऐसा कोई किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये इनके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी का आउटपुट है, ये इनके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी का आउटपुट है। ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से इंपैक्टफुल नहीं है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर जैसे इंपैक्टफुल था क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पिक एंड पिक किया, इसी वजह से यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस में चेंजेस आ गया, फेवरेबल केसेस में भी चेंजेस आ गया। लेकिन यहाँ भी सैंपल स्पेस फेवरेबल केस चेंजेस है, लेकिन इसके लिए ये इंसिडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कोई एक
पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन अपना टारगेट हिट कर पा रहा है, ये उसका खुद का कैपेबिलिटी है, और दूसरा एक पर्सन कितना टारगेट हिट कर पा रहा है, ये उसका कैपेबिलिटी है। ये तो क्वेश्चन में हमें 9 में से 5 इनका बता रखा है, इनका 11 में से 6 का बता रखा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिपेंडेंट है इसीलिए इसका आंसर इससे अलग हो गया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है जो कि तुम लोग को अपने बेसिक नॉलेज से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद का कैपेबिलिटी है कि इनको कितने अच्छे तरीके से आता है, उसके हिसाब से ये अपना टारगेट हिट करते हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, तब ना जाके हम लोग फॉर्मूले में आंसर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला सिखाया, तो ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था इसके बाद, तो ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/9 प्लस 6/11 माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 6/11, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 5/9 प्लस 6/11 माइनस ये कितना हो जाएगा 10/33, ठीक है। ये हो गया 10/33। अब इसका आंसर देखते हैं कितना हो रहा है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर पे निकाल लो। ये रहा 5/9 कितना हो रहा है, 5/9 हो रहा है 0.55, हम 2 डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है। 6/11, क्योंकि इतना बड़ा डेटा को जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, 0.59 आ रहा है। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत है। हाँ थोड़ा गलत आया था, 0.54 होगा, 0.545, ठीक है। तो हम 54 ही लिख रहे हैं, और 10/33 तो ये हो रहा है 0.30। तो 0.55 0.54 माइनस 0.30, तो 0.79, ये मेरा आंसर आ रहा है 0.79। चेक करते हैं। अच्छा 0.79, तो ये इस पे चेक कर लेते हैं, 79 डिवाइडेड बाई 99 कितना आता है, 0.7979 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो फिर एक ही बात है, हम लोग का आंसर तो सही आ रहा है। तो 5/9 6/11, अब जैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने फ्रैक्शन में ही रखा है तो 79/99 आया। मैंने इस तरह से किया, जल्दी होगा। हम लोग ऑप्शन में इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने इन्होंने भी इसी तरीके से किया है। ए डिनोट द इवेंट रूपेश हिट द टारगेट एंड बी द इवेंट दैट डेविड हिट्स द टारगेट, ठीक है। ये सब तो हमें पढ़ के समझ में आ जाता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं समझ में आएगा ना कि यहाँ पर करना क्या है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का इवेंट जो है, ये देखो ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि अपने अपने कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करा। फिर एक ऑल्टरनेट तरीके से किया हुआ, जरूरी नहीं है, हम लोग कोई भी एक तरीके से कर सकते। अच्छा अब हम लोग सेट ए का क्वेश्चन नंबर 50 कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट पे है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा, ये वाला सेट ए क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट विथ प्रोबेबिलिटीज 0.3 0.2 0.4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करके देना है, अगर ए बी सी ये तीनों जो है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट है, बेसिकली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है, इंटरसेक्शन हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो जैसे यूनियन मतलब प्लस होता है, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वही चीज हो गया। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जैसे मैंने 2 का लिखवाया, यहाँ पर 2 से ज्यादा होगा तो उतना सारा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज तो दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है, ए का 0.3, बी का दिया हुआ है
0.2 और सी का दिया हुआ है 0.4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3, 0.2, 0.4, 0.3, 0.2, 0.4, तो ये हो गया 0.024, 0.024, 50 नंबर का 0.024, ओ ये वाला 0.024, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, सेट ए का ऑप्शन सी हो। अच्छा, तो देखो हम लोगों ने यहाँ तक तो जो है किया, बस अब लगभग हम लोग का ना प्रोबेबिलिटी खत्म भी होने को आया, लेकिन अब हम थोड़ा सा लिस्ट ऑफ फॉर्मूला लिखवाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे अभी, जो फॉर्मूला हम लोगों ने कभी पहले सीखा हुआ है, हम नया फॉर्मूला ही लिखाएंगे। लेकिन फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस किया ना, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूले जहां जहां अप्लाई करना होगा वहां वहां हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक बार हम लाइन बाय लाइन लिखवा देते हैं, इधर उधर लिखने से क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार जितने भी थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लाइन बाय लाइन लिखवा देते हैं, कैसे याद रखना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पूरा रटना नहीं है, रटने का कोई जरूरत नहीं है कि पूरा एकदम लाइन बाय लाइन फॉर्मूला हमें याद रखना है, बिल्कुल वैसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोगों को जहां जहां क्वेश्चन करेंगे ना, वहां देखेंगे कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी of event A given that, ये लिखना है given that B has already occurred is given by probability of A, ये ऐसे स्ट्रेट ही होगा लाइन, given B इक्वल टू probability of A intersection B divided by probability of B। समझा देते हैं, देखो बोल रहा है कि probability of event A given that B has already occurred is given by, मतलब ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे मान लो दो फ्रेंड है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो बी बोल रहा है कि हम तभी स्कूल जाएंगे अगर ए जाएगा तो। ठीक है, मेरा दोस्त ए अगर स्कूल जाएगा तो ही हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब बी के स्कूल जाने का इंसिडेंट होगा, ऑकर्ड या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है ए के स्कूल जाने पर। ए अगर स्कूल जाने के लिए हाँ बोल देता है तो ही बी स्कूल जाएगा। ठीक है, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब वो कंडीशन दे रहा है ए नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ए हम तभी स्कूल जाएंगे अगर ए जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो तभी होगा बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, अगर बी इवेंट हो चुका है, बी इवेंट हो चुका है तो ही ए इवेंट होगा। जिसको कैसे डिफाइन किया जाता है प्रोबेबिलिटी में, उसके लिए ये साइन यूज किया जाता है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, जिसको बोला जाता है गिवन दैट। और ये देख के पता चलता है कि ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए दिया है, गिवन दैट। ठीक है, और इसका हमारा आंसर कैसे होगा, इसका हमारा आंसर कुछ ऐसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी given that B has already occurred is given by, इसको कैसे लिखेंगे, बोल रहा है कि बी इवेंट होने का मतलब कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड, ये गलत लिखे, ए हैज ऑकर्ड। ठीक है, ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज गिवन बाय, ए हो चुका है तभी बी होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बी गिवन ए। ठीक है, इसको लिखा जाता है बी गिवन है। देखो ये और ये जस्ट ऑपोजिट है और कुछ नहीं। तो ऊपर क्या लिखना चाहिए, ऊपर हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसको कैसे याद रखेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। बी अगर हो चुका है तो ही ये होगा, बी अगर हो चुका है तो उसका तो एक प्रोबेबिलिटी होगा ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे चला जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बी होगा तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, ठीक है। और ये हमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा तभी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा क्योंकि ए ऑलरेडी ऑकर्ड है, तो ए का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा और उस पे डिपेंड करेगा कि बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऊपर आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो जो इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है वो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो जाता है, तो इसीलिए उसके बेसिस पे हम लोग दूसरे वाले इंसिडेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सेकंड। अब ये देखो, अगर ये दिमाग में सेट हो जाता है ना कि ये कैसे लिखते हैं, तो इसके बाद का सारा ही सेम होगा, बस थोड़ा अलग अलग जो है चेंजेस रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये ए गिवन बी था, ये हम लोगों ने निकाला, बी गिवन है। अब दूसरा निकालते हैं, देखो अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी, ठीक है। अब हम ये पूरे लाइन करके नहीं लिख रहे, जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी का मतलब क्या, गिवन दैट कि बी ऑलरेडी ऑकर्ड है ना, इसको शॉर्टकट में मैथ्स में ऐसे लिखा जाता है, गिवन दैट कि बी ऑलरेडी ऑकर्ड देन ए ऑकर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, गिवन दैट जो है, गिवन दैट बी, ए गिवन दैट बी मतलब ए तभी ऑकर्ड होगा अगर बी ऑकर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ए कंप्लीमेंट तभी ऑकर्ड होगा अगर बी ऑकर्ड हो रहा है, तो बी अगर ऑकर्ड हो चुका है तो ही ए कंप्लीमेंट होगा, ए कंप्लीमेंट गिवन दैट बी ऑलरेडी ऑकर्ड, तो बी ऑकर्ड है तो बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट को यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं दोनों का, यहाँ भी लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सेम चीज लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या इसे रटना पड़ेगा, नहीं, ये हम बता देते हैं। देखो ये क्यों हो रहा है, तुम लोग भी ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा ये क्यों हो रहा है। देखो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सपोज कि ये हम लोग का यूनिवर्स है, ठीक है, यहाँ पर हम दो सेट बना रहे, ठीक है, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है, ये बी है और ये वाला सेट मैंने ए लिख लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका छोड़ो, जो मैंने लिख दिया वो छोड़ो, क्यों लिखा वो देखो, यहां से समझ में आएगा क्यों लिखा। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बी का मतलब कौन सा है, बी का मतलब है ये रेड कलर से जो है ये पूरा बी है, ठीक है, और ये ब्लू कलर जो है ये पूरा ए है, और जहां पर ये रेड और ब्लू अपने आप को क्रॉस किया ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। हम लोग को निकालना है ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट कौन सा है, ए कंप्लीमेंट है ये पूरा, इवन ये वाला भी। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, तो ये पूरा यूनिवर्स है, जो स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है ये पूरा यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स ये जो मैंने व्हाइट कलर से डॉट डॉट कर दिया ना, ये देखो पूरा हम लोग का यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, ठीक है, वो होता है ए कंप्लीमेंट। तो ए के पास क्या नहीं है, ए के पास ये व्हाइट कलर और ये बी में जो ये वाला पोर्शन है ये भी तो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, ठीक है। ए के पास क्या है, ए के पास अगर देखो तो सिर्फ ये है, ए के पास सिर्फ ये है, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब ये पूरा बाहर जो व्हाइट कलर है इंक्लूडिंग दिस पोर्शन, ये हो गया ए कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, ए कंप्लीमेंट के साथ बी का कॉमन पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, ए कंप्लीमेंट के साथ बी का कॉमन पॉइंट ढूंढना है। वो कौन सा पॉइंट है, जो ए कंप्लीमेंट और बी का कॉमन पॉइंट है, तो ये वाला है, ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये बी के पास भी है और ये ए कंप्लीमेंट भी है, ये व्हाइट वाला ए कंप्लीमेंट भी है और ये बी के पास भी है, ठीक है। तो मतलब कौन सा वाला पोर्शन हो रहा है, इसको अगर हम कट कर लेते हैं, ये देखो इसको अगर हम कट कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा,
यहाँ से मान लो इसे कट कर लिया मैंने, ठीक है, ये कट कर लिया, देखो पूरा यहाँ से हम जैसे एक्स्ट्रा यहाँ पर ड्रॉ किया है, कोशिश कर रहे लगभग वैसा ही मेरा ड्रॉ हो जाए, ठीक है। ये ये वाला पोर्शन जो है ये एक कंप्लीमेंट भी है, ठीक है, और ये बी के अंदर भी है, इसका कॉमन पॉइंट हमें ढूंढना है। तो बेसिकली ये कैसे निकलेगा, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, पूरे बी से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, ठीक है। पूरा बी मतलब कौन सा, पूरा बी मतलब ये वाला, ठीक है, पूरा बी। वहां से अगर ये पोर्शन हटा देते हैं तो ही तो ये ड्रॉ निकल के आता है, सोच के देखो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये पूरा जो पोर्शन है इससे अगर ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया तभी तो मेरा ये जो है, ये जो मून जैसे होता है वैसा, ठीक है, आधा जो चांद होता है वैसा ये निकल के आ गया। तो ये कैलकुलेट हो गया। इसीलिए देखो ये फॉर्मूला बना हुआ है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब पूरे प्रोबेबिलिटी बी से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी हटा देते हैं तो हमें मिल जाता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा है, ये है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि ये ए कंप्लीमेंट और बी में कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है। तो इससे ये फॉर्मूला निकल के आता। क्या इतना सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं इतना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिखवा देते हैं, फिर क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे कि हमें कितना कितना चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत जरूरी है इसलिए हम लिखवा रहे हैं। मेन इस चीज को जरूर याद रखना, ये वाला, ठीक है, इस ये वाला याद रखोगे तो देखो बाकी सब एक ही जैसा है, सेम तरीके से जो है डिफाइन होते आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला हो गया हम लोग का थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्लीमेंट। तो ये कैसे हो जाएगा, गिवन दैट बी कंप्लीमेंट ऑलरेडी ऑकर्ड। अच्छा देखो, गिवन दैट बी कंप्लीमेंट ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखो ये ऑलरेडी ऑकर्ड है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा वैसे इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इंटरसेक्शन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी बी से ए माइनस बी को माइनस करना, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ए से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। देखो इसके साथ इसको हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं ना, अगर ए कंप्लीमेंट और बी का कॉमन पॉइंट ये निकल के आ रहा है ड्रॉ से, जो हम लोगों ने समझ लिया, सेम उसी तरीके से ये दोनों का हो रहा है, जस्ट ऑल्टरनेट है, ए कंप्लीमेंट था या बी कंप्लीमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी बी से पूरा इंटरसेक्शन हटाना है या ए से पूरा इंटरसेक्शन हटाना है। और बी कंप्लीमेंट का मतलब आज ही हम लोगों ने सीखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम लोगों ने कब सीखा, जब हम लोग आज सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे जितना याद आ रहा है ये वाला, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉमन चीज है, करते करते समझ जाओगे कि किस पे कितना तुम लोग को स्ट्रेस देके याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब ये फोर्थ नंबर, अब हम लोग फिफ्थ नंबर करते हैं। देखो फिफ्थ नंबर फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटर गिवन दैट बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो देखो एकदम सीक्वेंस में लिखवाया हुआ है मेरा, ठीक है। पहले मैंने लिखा ए गिवन बी, ठीक है, फिर मैंने लिखा बी गिवन ए, फिर मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट गिवन बी, फिर ए कंप्लीमेंट ए गिवन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब दोनों का ही कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, सेम उसी तरीके से याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट occurred given that B complement has already occurred, तो ये नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन होता है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी कंप्लीमेंट का मतलब ये देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये वाला क्या हो जाएगा फिर, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसको भी हम एक ड्रॉ से बता दें, ये देखो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको ड्रॉ से बता दें इजीली समझ में आएगा। ये देखो ए, ये हो गया बी, ये मैंने बी बना लिया और ये ए बना लिया। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट मतलब जो ए यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, मतलब ये जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना व्हाइट कलर से, ये पूरा का पूरा
ए कम्प्लीमेंट तो है, साथ ही साथ ये वाला भी ए कम्प्लीमेंट होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये चीज भी ए के पास नहीं है, ये चीज भी ए के पास नहीं है, ठीक है। और बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है। मतलब अगर हम लोग बी के लिए डिफाइन करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और साथ में ये एक काम करते हैं, ये लास्ट वाला यहाँ पर देखो, ए कम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा जितने भी ये व्हाइट कलर से किए हुए हैं और बी के अंदर का ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया ए कम्प्लीमेंट। चलो अब हम बताएंगे बी कम्प्लीमेंट क्या होगा। बी कम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जितना भी ये व्हाइट कलर से किया हुआ है, मतलब यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है, और साथ ही साथ ये वाला, ठीक है, ये वाला डेटा, ये हो गया हम लोगों का बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये व्हाइट कलर से जितना भी लाइन मैंने ड्रॉ किया है और ये ए के पास है बट वो बी के पास नहीं है, ये हो गया बी कम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। मतलब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का कॉमन पॉइंट ढूंढना है, मतलब जो दोनों के पास है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का कॉमन पॉइंट हम लोग को ढूंढना है। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, मतलब ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, और जो यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है, और ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों के पास है, वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, वो ये वाला पोर्शन हो गया कि दोनों के पास है। ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये हो गया दोनों के पास है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, और भी थोड़ा सा डिटेल्स में प्रूफ करके दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे मान लो कि ए में है, ए के अंदर है 1 2 3, ठीक है, बी में है 4 5 6, ठीक है, और यूनिवर्स में है सपोज 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, मतलब 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अगर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्स में है बट बी के पास नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 जो है इसके पास है 7 और 8, ठीक है। ये क्या हो गया, बी कम्प्लीमेंट। अगर हमें ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये देखो 4 5 6 7 8, 1 2 3 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 7 और 8 जो ये दोनों में कॉमन है, देखो 7 और 8 ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, 7 8 ये दोनों में कॉमन है। और मैंने इसको क्या लिखा है, देखो ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग अगर ए यूनियन बी करते हैं, एक बार पहले ए यूनियन बी करते हैं, देखो ए यूनियन बी का मतलब 1 2 3 4 5 6, यूनियन करने का मतलब क्या था, लास्ट दिन सीखा था हम लोगों ने, कॉमन पॉइंट जो है उसे एक ही बार लिखना है। तो कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट मतलब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स में है बट ए यूनियन बी में, यूनिवर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 ऐसा नंबर है जो यूनिवर्स में है बट ए यूनियन बी के पास नहीं है, मतलब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट 7 8 हो गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला लिखा है, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला इसीलिए लिखा है। तो इसको इसी तरह से प्रूव करके सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या देखा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। अब किसी चीज का कंप्लीमेंट को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बी कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, वैसे ही इसका कंप्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करके लिख दो, नीचे जैसा है वैसा लिख
तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब 1 से अगर हम लोग यूनियन पोर्शन को हटा देते, ये देखो ये वाला मिल जाएगा ना। अगर हम लोग ये पूरे प्रोबेबिलिटी मतलब ये पूरा, उससे अगर हम लोग यूनियन मतलब दोनों में है, ये पोर्शन अगर हटा देते हैं तो हमें इन दोनों का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके भी बताने का कोशिश किया। फिर यहाँ पर मैंने अलग अलग डेटा लिख के भी दिखाया कि ये इससे ये कैसे ट्रांसफर होगा, क्योंकि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट होता है, उसका मैंने प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ए बी दो अलग अलग सेट का डेटा लिया, यूनिवर्स लिया, ए और बी लिखा मैंने खुद से, वहां से ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट निकाला, उनका इंटरसेक्शन निकाला, फिर ए यूनियन बी निकाला, उनका कंप्लीमेंट निकाला, दोनों बराबर आए। बस ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। कैसे याद रखोगे, कंप्लीमेंट हटके टोटल में चला गया और इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। ये बेसिकली जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, नाम का जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया एक बार। यही चीज तुम लोग को सेट थ्योरी में भी मिलेगा। ठीक है, सेम यही वाला चीज सेट थ्योरी में भी मिलेगा। लेकिन टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि पूरा रैंडमली याद रखना है, एक बार लिखवा रहे हैं, अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे कि हमें कितना सा याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, ये हो गया व्हेन ओनली ए और ओनली बी ऑकर। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन मिलेगा तो समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग कब यूज कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, देखो, फिर हम लोग देखेंगे कि कितना टफ है ये फॉर्मूला याद रखना। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे सबसे पहले। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11, देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है याद रखना। देखते हैं, देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, यहां पर चला गया है बाई चांस, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। ठीक है, जब भी ऐसे दिया हुआ है ना, ये डिवाइड नहीं है, ये एक्चुअली गिवन है। हम तो ऐसे स्ट्रेट देते हैं, इन्होंने ऐसे साइड में थोड़ा सा जो है ऐसे कर रखा है, बट ये गिवन ही है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ हो तो डिवाइड मत मानो, उसे हम लोग क्या मानेंगे, गिवन मानेंगे। ठीक है, गिवन ही होता है, वो इनके देने का स्टाइल है। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए गिवन बी। ठीक है, अब देखो मैंने इतना बार बोला है, याद हो जाना चाहिए। ए गिवन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए ऑकर्ड ओनली when probability b is already occurred, given that probability b is already occurred। अगर probability b, given that probability b is already occurred, ये पढ़ने आना चाहिए। ये पढ़ने आएगा तो फिर आंसर आराम से होगा। प्रोबेबिलिटी भी ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, इस पे डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी ए ऑकर्ड होगा कि नहीं, तो नीचे प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगा और ऊपर क्या आता है, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो मैंने हर बार लिखते लिखते इतना बार बोला है कि दिमाग में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला लिख लिया, अब हम लोग इससे आंसर निकालेंगे। हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है 3/5, बी दिया हुआ है 2/3, ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/4। ठीक है, तो बी हमें गिवन है, बी हमें दिया हुआ है 2/3। प्रॉब्लम ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी बी ये निकालना पड़ेगा, यूनियन भी गिवन है 3/4। ठीक है, 3/4, तो हमें ये वाला मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कैलकुलेट करते हैं, 3/4 इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा, 3/5 और 2/3, एक बार लिख लेते हैं इधर, माइनस 3/4 19/15 ए इंटरसेक्शन बी।
अच्छा, अब ये इधर भेज देते हैं, माइनस है, ये ठीक रहेगा। 19/15 माइनस इधर आ जाएगा 3/4। 15 और 4 का एलसीएम 60 हो जाता है। 19 इंटू 4 76, 15 इंटू 3 45, 31 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो ये निकल गया 31 डिवाइडेड बाई 60 निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको यहाँ पुट कर, अब इसे सॉल्व कर लो। 31/60 इंटू 3/2, तो कितना बन जाएगा ये वाला? 31 इंटू 3 93 डिवाइडेड बाई 120, 0.775। चेक करते हैं, 0.775 ऑप्शन डी। चलो ये पॉइंट में था तो हमें जल्दी से पता चल गया कौन सा हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला। एक तो ये वाला यूज होता है, चाहे 2 इवेंट के लिए हो चाहे 3 इवेंट के लिए हो। और जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगा तो ये फॉर्मूले का कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो किसी भी तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैलकुलेट करके लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ऐसा ही सेम और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो, बी गिवन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी बी तभी ऑकर्ड होगा गिवन दैट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 16, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये दिया हुआ है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, पहले तो ये हमें लिखने आना चाहिए, तो रीड करने आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बी ऑकर्ड ओनली व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ए ऑलरेडी ऑकर्ड है तो ए नीचे जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है 2/3, तो लिख लेते हैं 2/3। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बी दिया हुआ है, ए गिवन बी दिया हुआ है और बी गिवन ए निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। जो डेटा गिवन है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। ए गिवन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। अब ए गिवन बी का हमें वैल्यू दिया हुआ है 2/3। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू नहीं पता, पता होता तो लिख लेते, आंसर बी आ जाता। बी पता है 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये 3 इंटू हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 इंटू 3/4 इंटू 1/3, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ 1/2 लिखो, 1/2 इंटू 3/2, तो 3/4 ये आंसर आएगा। 3/4 आंसर आएगा। चेक करते हैं 3/4 कोई ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो ये दोनों लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन था, लेकिन दोनों क्वेश्चन में देखने लायक बात क्या है, एक जगह पे हमें ये दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने इंटरसेक्शन हमारा मिसिंग रहेगा, मतलब ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर ये दिया हुआ रहता है तो फिर तो आंसर तो जल्दी से निकल जाएगा ना। नॉर्मली ये मिसिंग रहता है और इससे रिलेटेड कुछ डेटा ऐसे अवेलेबल होता है जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये था, इससे हम लोगों ने निकाला। और अभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, दूसरा निकालने के लिए बोला था, तो उससे हम लोगों ने ये वाला वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला बात ये है कि हम लोग को किस तरीके का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो इसे हमें रटना है, नहीं रटना है। ठीक है, नॉर्मली एक कंसेप्ट के साथ देखेंगे कि किस तरीके से चल रहा है तो आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर, अच्छा ये वाला अभी हम लोग करेंगे 16.19। यहाँ पर चलते हैं, अभी इलास्ट्रेशन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो करेंगे।
ये वाला, द odds in favor of an event is 2:3 and the odd तो ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है। अब इसमें हमें निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द इवेंट वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर्ड, मतलब या तो इवेंट ए या तो इवेंट बी ऑकर्ड होगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ठीक है, 19 ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। मान लेते इवेंट ए है, ठीक है, हमें ए बी दो नाम यूज करना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ऑड इन फेवर दिया हुआ है 2:3, पहले वाले इवेंट को मैंने ए से डिनोट कर दिया। तो ऑड इन फेवर का फॉर्मूला क्या था, ये एक रेशियो होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो ये हो गया 2/3, ये फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, तो 2/3। अच्छा, नेक्स्ट बोला है ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट, ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, दूसरा इवेंट बोला है, मतलब बी मान लेते हैं। ये बता रखा है 3:7, ये बता रखा है 3:7, और ऑड अगेंस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड मतलब अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल, तो 3/7, ठीक है। ये तो जस्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको हम लोगों को जो पता है इसका रूल्स क्या होते हैं उसके हिसाब से मैंने एक बार लिख लिया और इवेंट को ए भी माना है और कुछ नहीं किया। अभी हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी निकालना है किस बात का, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर्ड, ठीक है, मतलब ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर्ड, दोनों में से कोई भी एक हमारा ऑकर्ड हो, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स ऑकर्ड। और अगर देखोगे मैंने लास्ट अभी तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखवाया है, अगर क्वेश्चन में हमें ये दे दे व्हेन ओनली ए और ओनली बी ऑकर्ड, तो हमें ये फॉलो करना है, व्हेन ओनली ए और ओनली बी ऑकर्ड। अगर हमें इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया है और हमें निकालना है कि ओनली ए और ओनली बी ऑकर्ड, तो हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये थोड़ा सा याद रखो इसे, बाकी सब तो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ समझा ही दिया है, इसको तुम लोग को याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका मतलब ही होता है ओनली वन इवेंट ऑकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन इवेंट ऑकर्ड, ठीक है, मैंने लिख लिया। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे ओनली वन इवेंट ऑकर्ड इक्वल टू ये वाला। अच्छा, तो क्या हमें प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी ये सारी चीजों का पता है, नहीं, सारी चीजों का पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया इवेंट ए का फेवरेबल केस, ये इवेंट ए का अनफेवरेबल केस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल कितना है 2, टोटल कितना हो जाएगा 2 + 3, ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन हाँ ओनली वन वाला अभी नया कर रहे हैं, बट ये चीज हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है 2/5, ठीक है। सिमिलर तरीके से इस पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी बी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो फेवरेबल 7, टोटल 3 + 7, मतलब फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल मिला के टोटल हो जाएगा 7/10। तो देखो हम लोगों ने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी 7/10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, इसको आगे कैसे लिखेंगे ये देखो, 2/5 प्लस 7/10 माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है। ये फॉलो करना है हमें। तो यहाँ पर वैल्यूज शायद दिए हुए होंगे यहाँ पर। अच्छा, हम लोग का ए बी तो निकल के आया, उसी से करेंगे ना कैलकुलेशन। तो ये हो गया 10, 4 प्लस 7 माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए 2/5, प्रोबेबिलिटी बी 7/10, 11/10 माइनस 28/50। तो 10 और 50 का एलसीएम 50, 55 माइनस 28, 27/50, ठीक है। 27/50 चेक करते हैं। 27/50 यही आंसर दिया हुआ है, देखो यही वाला आंसर दिया हुआ है। इन्होंने इसको दूसरे फॉर्मूले में किया है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाला है, फिर उसके बाद क्योंकि ए बी जो है ये देखो, यहाँ पर जो है ए बी दो अलग अलग इवेंट है, पहले ही बता दिया है कि अनदर इवेंट, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो 7/25, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने दूसरा फॉर्मूला निकाला है ओनली ए के लिए, ए माइनस बी, जैसे हम लोगों ने सीखा था ना, ओनली ए का मतलब ए माइनस बी और ओनली बी का मतलब बी माइनस ए, उसी हिसाब से किया है। अब ए माइनस बी का मतलब पूरे प्रोबेबिलिटी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए से कॉमन पार्ट हटा देना, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए मतलब बी से कॉमन पार्ट हटा देना। फिर वही फॉर्मूला इससे बन गया। देखो जो फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बोला याद रखने के लिए, ये फॉर्मूला इसीलिए बन रहा है, ये वाला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बना है ये इसी वजह से बना है, ये देखो, ठीक है। क्योंकि देखो जब हमें बोलेगा ओनली ए या ओनली बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ठीक है, बोला है और या तो सिर्फ ए ऑकर हो या तो सिर्फ बी ऑकर हो, और ठीक है। अब ओनली ए को हम लोग जब मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो ए माइनस बी लिखते हैं, और को यूनियन लिखते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए लिखते हैं जब ओनली बी लिखते हैं, ठीक है। और को हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, पूरे a से a इंटरसेक्शन b को हटा देना है। मतलब a का जो पूरा है पोर्शन, ये a है, ये कॉमन पोर्शन हटा देंगे तो सिर्फ a मिलेगा। तो पूरे a से a इंटरसेक्शन b हटाना है अगर ये b है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन मतलब प्लस, ठीक है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी b से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b को हटा देना है, सिंपल, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, probability of A minus probability of A intersection B plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो क्या बच रहा है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ये देखो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, और दो माइनस है तो -2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तभी जाके वो फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन हमें मिल ही गया आखिर में किस तरीके से होगा। आप देखो वैल्यूज दिए हुए थे, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट थे, और इंडिपेंडेंट होने पे क्या होता है, दोनों इंटरसेक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज ही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि वैसे ही चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो इसमें से एक लिमिटेड नंबर आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, नॉर्मली आता है, कम भी आ सकता है, कभी कभार क्या होता है ज्यादा भी आ जाता है। एमसीक्यू है, सभी 1-1 मार्क के हैं, तो इसके लिए वेटेज तो 1 मार्क के हिसाब से रहता है। लेकिन हाँ, वेटेज हम बाद में बता देंगे कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से सबसे ज्यादा आता है, और वो सभी कर पाते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी आसान है, कर पाओगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो ये लास्ट का जो थोड़ा सा लास्ट में डिफिकल्ट होता है, तो लास्ट वाला पोर्शन जो अभी हम लोग एंड की तरफ है, ये भी कर पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है
15.19 वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ और उसके साथ हम लोग को इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। ठीक है, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा तभी ये पॉसिबल होगा। अच्छा, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसके बाद शायद और एक क्लास होगा, हम लोग का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी उतना ही करेंगे, अगर कुछ रह गया है तो रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे जो आसान है, इससे मिलता जुलता है। तब जाके हम लोग का पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म होगा। वैसे थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अलग चैप्टर के हिसाब से रखा गया है, और एक क्लास लगेगा तो प्रोबेबिलिटी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।